नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार। द हिंदू और लोकनीति के सर्वे में यही निकल कर आया है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गई है। उसके लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही न्यू इंडियन एक्सप्रेस में वित्त मंत्री के इंटरव्यू की भी बात करेंगे, जिसमें निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि रोजगार को लेकर विपक्ष के पास विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। कमाल है, कहां तो सरकार को विश्वसनीय आंकड़े देने चाहिए और कहां वित्त मंत्री विपक्ष पर आरोप लगा रही हैं। इससे ज्यादा हंसी की बात क्या हो सकती है? आज के वीडियो में हम सर्वे और वित्त मंत्री के जवाब पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारा सवाल है कि रोजगार, कम सैलरी की नौकरी, महंगाई का सवाल गोदी मीडिया के कवरेज से क्यों गायब है और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में यह खुलकर क्यों नहीं आता है? दबे पांव आकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग, 370, राम मंदिर, रामनवमी का हिस्सा आता है, आप पीएम के भाषण के तेवर देखिए और अखबारों की हेडलाइन देखिए। यही वो सब बिंदु है जहां वे खुद को मोदी बनाते हैं। रोजगार, अच्छे कॉलेज की बात नहीं करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, जनरल सी बात कर जाते हैं, मगर उस पर भी विस्तार से मीडिया में बात नहीं होती कि स्टार्टअप से क्या कोई रोजगार क्रांति हो गई है। इसका डेटा तो वित्त मंत्री के पास होना ही चाहिए। हमने 10 अप्रैल के वीडियो में पश्चिम यूपी में प्रधानमंत्री के 3 भाषणों का विश्लेषण किया था। बहुत मुश्किल से रोजगार या अवसर शब्द नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप खोज लाए हैं। आप खुद भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसकी वेबसाइट से खोलकर पढ़ लीजिए कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री पहले यह तो बताएं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कहां गया। 2014 में प्रथम चरण के मतदान के दिन ही, जब लोग वोट डालने जा रहे थे, उस दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था। यह है बीजेपी का कमिटमेंट। तब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जाकर शिकायत की। 2019 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नियम ही बना दिया कि प्रथम चरण के मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। 2019 में भी बीजेपी ने मतदान से 3 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया था। क्या बीजेपी नहीं चाहती कि उसके मैनिफेस्टो पर विस्तार से चर्चा हो? जनता पढ़ ले कि रोजगार की बात किस तरह से की गई है। मतदाता को कितना कम समय मिलेगा अब अगर मैनिफेस्टो आया भी तो। 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए मतदान होने हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आया है। अब हमारा सवाल है कि जिस पार्टी के पास 2047 का रोड मैप रेडी है, जो फरवरी महीने से ही सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन का रोड मैप बनाने की बात कर रही है, उस पार्टी के पास अभी तक मैनिफेस्टो क्यों नहीं है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को आ गया, चुनाव से पहले, मतदान से 2 हफ्ते पहले। भाजपा का कहां है? 24 जनवरी को CNN न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी कि पीएम ने मंत्रियों से पूछा है कि तीसरी बार सत्ता में आने पर पहले 100 दिन का क्या प्लान है। इस पर 3 मार्च की बैठक में चर्चा होगी, जैसे यही सब दोबारा मंत्री बनने वाले हैं। अब 3 मार्च को मंत्रियों की बैठक होती है और 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होती है। मीडिया में भी हेडलाइंस चलने लग जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार उस बैठक का तो नाम ही था विकसित भारत 2047। खबरें तो छप गईं कि 2 साल तक इस पर विचार विमर्श हुआ है, इस रोड मैप को तैयार करने में। जब 2047 तक का रोड मैप तैयार हो गया है, तो प्रधानमंत्री पहले 100 दिन और 5 साल का एजेंडा मंत्रियों से क्यों तैयार करवा रहे हैं? डबल काम क्यों करवा रहे हैं? क्या दोनों में आपको कुछ अंतर नजर नहीं आता? जब आपने खबरों के अनुसार उद्योगों, अकादमिक जगत, सिविल सोसाइटी, वैज्ञानिक संगठन, राज्य सरकारों से भी पूछकर 2047 का एजेंडा तैयार कर लिया है, तब फिर मंत्रियों से 100 दिन और 5 साल का एजेंडा क्यों बनवा रहे थे? अब हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपती है 17 मार्च को। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट के सहयोगियों से मुलाकात करते हैं और 100 दिन से लेकर अगले 5 साल के एजेंडे की बात करते हैं। चुनाव के घोषणा के अगले दिन यह बैठक हुई थी।
खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा, अपने अधिकारियों से मिलिए, सचिवों से मिलिए कि कैसे इस एजेंडा को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। 3 मार्च के लाइव मिनट में छपी यह खबर देखिए। इसमें तो यही छपा है कि 2047 का रोड मैप बनाने के लिए बीजेपी ने 2700 बैठकें की हैं। 2 साल तक 2700 बैठकें चली हैं और किसी को पता तक नहीं कि उस एजेंडे में क्या है। तब भी बीजेपी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। अब आप बताइए और दिमाग लगाइए अगर बचा हुआ है तो, जिस सरकार के पास 2047 का रोड मैप है, जिसके मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के लिए कब से कहा जा रहा है, उस सरकार को जो पार्टी चलाती है उसका मैनिफेस्टो कहां है? हमने 10 अप्रैल के अपने वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम यूपी में 3 रैलियां की और उन तीनों में रोजगार का जिक्र नाम के लिए आया। पिछले 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। लोक नीति ने 19 राज्यों में 10,000 लोगों के बीच सर्वे किया है। इस सर्वे में 36% लोग ऐसे मिले हैं जिनके लिए रोजगार और महंगाई टॉप के मुद्दे हैं। शहरों में रहने वाले 65% लोगों ने रोजगार के सवाल को बड़ा सवाल माना है। अगर शहरों में रहने वाले 65% रोजगार को बड़ा सवाल मानते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि शहरों में रोजगार बहुत कम है और कम सैलरी और ज्यादा काम की नौकरी है। इससे उनके भीतर उत्साह खत्म सा हो गया है। उनकी जर्जर जवानी में गैस भरने के लिए ही धर्म का मुद्दा लाया जाता है और मुस्लिम लीग का, ताकि किसी शत्रु को देखकर अपनी कंगाली ये लोग भूल जाएं और गर्व से टाइट हो जाएं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो। यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? खट जवाब आता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजा दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है। लेकिन आप जो होश में हैं इतना तो देख सकते हैं कि सर्वे में बेरोजगारी और महंगाई सबसे टॉप पर है। बेरोजगारी और महंगाई को मिला दीजिए तो 36% भागीदारों ने सबसे बड़ा इसे मुद्दा माना है। लेकिन अखबारों और प्रधानमंत्री के भाषण में दोनों ही मामूली नजर आते हैं। आपको हैरानी होगी कि बीजेपी के जो प्रिय मुद्दे रहे हैं वो इस सर्वे में सबसे नीचे हैं। राम मंदिर, हिंदुत्व और दुनिया में भारत का डंका बज गया यह केवल 12% मतदाताओं की प्राथमिकता में है। सर्वे में शामिल केवल 8% लोग राम मंदिर के निर्माण को महत्व दे रहे हैं, 2% लोग हिंदुत्व को और 2% लोगों के लिए दुनिया में भारत की छवि मुद्दा है। आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए।
पढ़ भी लीजिए, वेबसाइट पर है। इतनी बार गर्व 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 करते हैं कि गर्व होता भी है तो गर्व नहीं होता है। इतनी बार दुनिया में भारत का डंका बजा देते हैं कि डंका बजता ही रह जाता है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? केवल 2% लोगों के लिए इस चुनाव में महत्व है कि दुनिया में भारत की छवि कैसी है। शायद इन लोगों ने उन खबरों को ठीक से पढ़ लिया होगा जिनसे पता चल जाता है कि भारत के 13 लाख छात्र करोड़ों रुपए फूंक कर, लोन लेकर विदेशों में पढ़ने चले गए हैं, क्योंकि 10 साल में भारत के शिक्षण संस्थाओं की हालत रद्दी हुई है, खराब हुई है। इन्हें यह भी पता है कि 2019 से जून 2023 के बीच मोदी राज में 7 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। चले ही गए यहां से झोला लेकर, बस फकीर छोड़ गए। विदेशों में छपने वाले अखबारों को उठाकर देखिए, भारत के लोकतंत्र के खात्मे को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। बड़े बड़े अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं। लोकतंत्र का अध्ययन करने वाले और रेटिंग करने वाली संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को कम नंबर दे रही हैं, कह रही हैं कि यह अभी भी चुनावी निरंकुशवाद की तरफ बढ़ चुका है। इसकी अगली मंजिल तानाशाही है। क्या भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएगा? कोई लिख रहा है लोकतंत्र में मंदी आ गई है, तो कोई लिख रहा है विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है। फिर यह कैसा लोकतंत्र है? भारत की पत्रकारिता दुनिया भर में बदनाम हो चुकी है। लोग समझ गए हैं कि इस देश में पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है। मंत्रियों को मंच पर बिठा लेने और सवालों की जगह गुदगुदी पैदा करने से गोदी मीडिया पत्रकारिता का मेडल नहीं बन जाता है। भारत प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में नीचे के देशों में शामिल है। अगर आपको विदेशी रैंकिंग पर भरोसा नहीं है तो अपने देश के पत्रकारों से पूछ लीजिए। कब किसका यूट्यूब चैनल कौन अफसर नोटिस भेजकर बंद कर दे पता नहीं चलता, ट्विटर का अकाउंट बंद हो जाता है पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जब विदेशी समाचार पत्रों में आलोचना होती है तो उसके पीछे जॉर्ज सोरोस का भूत खोज लाया जाता है। लेकिन न्यूज वीक, जो एक विदेशी पत्रिका है, प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू छपता है तो उसे सारे मंत्री ट्वीट करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्टिफिकेट मिल गया है। लेकिन देखिए इस इंटरव्यू से प्रधानमंत्री और भारत की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। न्यूज वीक ने खुद ही बता दिया कि प्रधानमंत्री ने न्यूज वीक के लिखित सवालों का जवाब दिया है और 90 मिनट तक उनसे बातचीत की है। मगर जो खबर बनाई गई है उसमें कहीं भी किसी भी सवाल को अलग से नहीं लिखा गया है, जिससे पता चले कि कौन सा सवाल पूछा गया और उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू का लिंक ट्वीट किया, फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक ने उन्हीं को लिख दिया कि यह इंटरव्यू नहीं, स्टेनोग्राफी है। यह हमारी प्रतिष्ठा रह गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक ने यह भी लिख दिया कि अगर किसी राजनेता के इंटरव्यू करने की शर्त यह है कि आप उनके जवाब को काउंटर ना करें, दोबारा सवाल ना करें, तो फिर उन शर्तों को नहीं मानना चाहिए। उसके बाद गार्डियन के पत्रकार ने भी लिख दिया कि यह इंटरव्यू नहीं है, यह मोदी की प्रेस रिलीज है। इसी तरह जब जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे थे, तब वॉल स्ट्रीट जर्नल के 3 पत्रकारों ने इंटरव्यू किया। उनमें से किसी पत्रकार के सवाल को अलग से नहीं लिखा गया, तो पता ही नहीं चला कि पीएम ने किस सवाल के जवाब में, किसके सवाल के जवाब में क्या कहा और पत्रकार ने फिर क्या सवाल पूछा। दुनिया देख रही है कि इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं। लेकिन जब व्हाइट हाउस में सबरीना ने सवाल पूछ दिया तो जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री यही कह पाए कि भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है, जबकि सवाल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बेहतर करने, सुनिश्चित करने को लेकर था। भारत का लोकतंत्र दुनिया भर में उसका सबसे बड़ा ब्रांड है। आज इस ब्रांड के पैकेट पर सीलन नजर आने लगी है और प्रधानमंत्री रैलियों में डंका बजवा रहे हैं। वहां आए लोगों को क्या यह सब पता है जो हम बता रहे हैं? आप मुझे बताइए, दुनिया में
भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? लोक नीति के सर्वे में 10,000 लोग हिस्सा लेते हैं और उनमें से 2% ही कहते हैं कि दुनिया में भारत की छवि उनके लिए मायने रखती है। इस छवि को लेकर भी विस्तार से जनता के बीच बहस नहीं होती। जनता के जिस वर्ग को इस बारे में पता तक नहीं कि कैसे बाइडेन के साथ आई पत्रकारों की टीम को कवरेज से बाहर रखा गया, कोई सवाल जवाब नहीं करने दिया गया, प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या छप रहा है, उसके बीच ऐसी जनता जिसे कुछ पता नहीं है ताली बजवा दी जाती है कि भारत का डंका बज रहा है। 10 साल के काम का हिसाब जैसे ही कमजोर पड़ता है, प्रधानमंत्री डंका पर आ जाते हैं, नहीं तो श्रीलंका पर आ जाते हैं। श्रीलंका का मुद्दा भी अब पीछे चला गया है। सवाल है कि फिर रोजगार पर बात क्यों नहीं हो रही है? सोचिए, 10,000 लोगों में से केवल 2% के लिए विदेशों में डंका मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग भारत की अच्छी छवि पसंद नहीं करते, बल्कि उनका मतलब यह होगा कि यह चुनाव 10 साल के हिसाब और अगले 5 साल के काम पर हो रहा है, उसके लिए हो रहा है। लेकिन अभी तक तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया। हिंदू ने लोक नीति और CSDS का सर्वे छापा है और यह सर्वे कहता है कि दलित, OBC, अनुसूचित जनजाति, अपर कास्ट और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है, महंगाई है। सर्वे में कुल 2/3 यानी 62% लोगों ने माना है कि नौकरी का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। शहरों में 65% लोग मानते हैं कि नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है। केवल 12% ने कहा है कि नौकरी का मिलना आसान हुआ है। सवाल था कि पिछले 5 वर्षों के मुकाबले आज नौकरी का मिलना आसान हुआ है या मुश्किल। 67% मुसलमानों ने माना नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई है। हिंदू OBC में 63% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई है। 59% जनजातीय लोगों ने कहा नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई है। अपर कास्ट हिंदुओं में भी 57% लोगों ने माना है नौकरी मुश्किल हो गई है। 17% अपर कास्ट ने कहा है आसानी से नौकरी मिल रही है। 57% अपर कास्ट ने कहा है नौकरी मुश्किल से मिल रही है। OBC में 65% मानते हैं। इतनी भयंकर स्थिति है, शायद यही कारण है कि किसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार के मुद्दे को चुनाव से गायब करने में लगे हैं। यही कारण है कि बिना बात के कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं, ताकि ये लोग जो बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, जिन्हें ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, वो मुसलमान का नाम सुनते ही, मुस्लिम लीग का नाम सुनते ही चिंता करने लग जाएं और भूल जाएं कि 65% हिंदू OBC के लिए नौकरी का सपना मुश्किल हो गया है। न्यूज वीक में इंटरव्यू छपा तो मंत्री ट्वीट करने लगे। क्या वही मंत्री इस खबर को ट्वीट कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि भारत की जो बेरोजगार आबादी है उसमें 83% युवा हैं। 2000 में जिनके पास इंटर तक की शिक्षा थी, बेरोजगार युवाओं में उनकी संख्या 35% थी। 2022 में यह आंकड़ा 65.7% तक पहुंच गया, यानी इंटर तक की शिक्षा वालों के बीच बेरोजगारी भयंकर बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार का आंकड़ा क्यों नहीं रख रहे हैं? बताइए, सरकार को खुद बताना चाहिए। तो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के पास बेरोजगारी को लेकर विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की यह हेडलाइन देखकर कोई भी चक्कर खा जाए। वित्त मंत्री विपक्ष पर आरोप मढ़ रही हैं कि उसके पास ठोस आंकड़े नहीं हैं। क्या विपक्ष सरकार में है? या आंकड़े तो सरकार के पास होने चाहिए थे। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले खबर आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी बताई गई। उसके बाद उस सर्वे का सिस्टम ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद मोदी सरकार ने रोजगार का आंकड़ा देने का कोई नया सिस्टम क्यों नहीं बनाया? जैसे अमेरिका में आप हर महीने जान जाते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों की नौकरी चली गई। खुद तो अपना सिस्टम बनाया नहीं और उल्टा विपक्ष को कह रही हैं उसके पास बेरोजगारी को लेकर आंकड़े नहीं हैं। यह इंटरव्यू बता रहा है कि मोदी सरकार ने रोजगार के आंकड़े को कैसे बहस से बाहर और गायब कर दिया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से वित्त मंत्री ने कहा है कि यह तथ्य है कि भारत में वो आंकड़ा नहीं है जो जमीन पर श्रम की स्थिति को ठीक से दिखा सके।
हम नियमित रोजगार का आंकड़ा जमा करते हैं, मगर यह पूरे देश के रोजगार का बड़ा हिस्सा नहीं है। खुद कह रही हैं आज असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है और उस क्षेत्र में और भी नई नई नौकरियां मिल रही हैं, मगर उसमें भी हमारे पास आंकड़ा नहीं है। बताइए कि वित्त मंत्री कह रही हैं कि असंगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ रही हैं, मगर कितनी नौकरियां हैं, किस स्तर की हैं, सैलरी क्या है, मजदूरी क्या है, उसका आंकड़ा नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? 10 साल हो गए मोदी सरकार के और सरकार ही रोजगार का समग्र आंकड़ा नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी से तो कहीं ज्यादा लोग महंगाई से परेशान नजर आए लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे में। इन दोनों मुद्दों का संबंध आप ठीक से समझिए। नौकरी है नहीं, है भी तो कम सैलरी की है और कमाई नहीं है, और दूसरी ओर महंगाई बढ़ती जा रही है। हिंदू ने जो लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे को छापा है उसमें 71% लोगों ने कहा है कि महंगाई से बहुत परेशान है। 76% गरीब लोग भी परेशान हैं। 35% लोगों ने कहा है कि 5 साल में जीवन स्तर खराब हुआ है। 48% ने कहा है कि बेहतर हुआ है। 36% लोगों का कहना है कि घर तो चल जा रहा है मगर बचत नहीं हो रही है। आपको पता ही होगा कि 47 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब घरेलू बचत जीडीपी के 5% पर आ गई है। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में आपको यह सब बताया, या आपने उनसे यह सब पूछा कि हम लोगों का भी डंका बज रहा है, घर नहीं चल रहा है? दिल्ली भर में लगे इन पोस्टरों को देखकर किसी को भ्रम हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। इन्हें देखते हुए अब आप हिंदू के सर्वे का आंकड़ा देखिए। 55% लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनमें से 25% लोग भ्रष्टाचार के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं। लगता है कि जनता भ्रष्टाचार से लड़ाई का खेल समझ गई है। सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर विपक्ष को ही खत्म कर दिया जा रहा है। जिसके यहां छापा पड़ता है वो बीजेपी में चला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी यही निकला कि जिस कंपनी के यहां छापा पड़ा उसने बीजेपी को कई 100 करोड़ के चंदे दिए, जिसे घाटा हुआ उसने भी बीजेपी को कई 100 करोड़ का चंदा दिया। क्या प्रधानमंत्री ने इसकी जांच कराई? जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। इस चुनाव में 1,85,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे। हमेशा डमरू बजाया जाता है, वोट देना है, वोट देना है, प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए, मगर यह नहीं कहा जाता कि उससे पहले कुछ पढ़ भी लो, पता भी कर लो वोट देने से पहले किस बात पर वोट देना है, सोच भी लो। यही ने 20 से 29 साल के 19.74 करोड़ मतदाता हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं है, फिर भी इनके बीच नौकरी की चर्चा नहीं है, मीडिया में नौकरी हेडलाइन नहीं है। भारत के ज्यादातर कॉलेजों की क्या हालत है इन युवाओं को ठीक से पता है, इस पर भी बात नहीं हो रही है। और प्रधानमंत्री कहते हैं भारत का डंका बज गया है। ये जो 20 करोड़ मतदाता हैं वो वोट किस पर डालेंगे, उनके मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।